तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गढ़ राज्य की पुनर्स्थापना की। वैसे गढ़ राज्य की पुनर्स्थापना हमने पिछले वीडियो में बात कर दी है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने देखा होगा कि हमारे पास टाइम नहीं बच पाया था, लेकिन हमने बता दिया था पहला वाला जो पॉइंट था गढ़ राज्य की पुनर्स्थापना में कि गढ़ राज्य का विभाजन किस तरीके से हुआ सुदर्शन शाह के दौर में। इस पर हमने पूरी टॉपिक पर बात कर चुके थे, इसलिए मैं इस वीडियो में इतनी लंबी बातें तो नहीं करने वाला। ठीक, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे आज महाराजा सुदर्शन शाह की। किसके बारे में बात करेंगे? देखो, जो टिहरी गढ़वाल वाला हिस्सा था जो हमने बताया था कल वाले वीडियो में, अब इस हिस्से का राजा बन गया राजा सुदर्शन शाह। कौन बना? तो अब राजा सुदर्शन शाह यानी गढ़ राज्य के पुनर्स्थापना में अब हमारा जो टॉपिक होना चाहिए यानी हमारी जो हेडिंग होनी चाहिए वो गढ़ राज्य की पुनर्स्थापना के स्थान पर हमारी हेडिंग होनी चाहिए महाराजा सुदर्शन शाह। क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, महाराजा सुदर्शन शाह। ये टिहरी के पहले राजा थे। आगे बेटा, इस देखो, ये पंवार वंशी लोग पहले चांदपुरगढ़ के राजा थे, बाद में इनकी राजधानी देवलगढ़ आई तो ये देवलगढ़ के राजा हुए। उसके बाद ये श्रीनगर में आई तो ये श्रीनगर के राजा हुए, है या नहीं? और श्रीनगर में इन्होंने करीब इनके 54 राजा करीब करीब श्रीनगर में रहे। उसके बाद श्रीनगर में गोरखा आक्रमण हुआ, आप जानते हैं। उसके बाद अब इनको कहा मिल गया है? इनको टिहरी मिल गया है। अब ये चले गए बेचारे टिहरी में, और टिहरी में जब ये चले गए तो टिहरी के राजा अब ये कहलाएंगे। तो शुरुआत होगी सुदर्शन शाह से टिहरी के राजा। इनका समय पीरियड क्या है बेटा? 1815 से 1859 था। और कितनेवें राजा है ये? 55वें राजा है पंवार वंशावली के अनुसार, 55वें राजा। ठीक, क्या क्या पढ़ने वाले? पहला पॉइंट हम कल वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, गढ़ राज्य का विभाजन। इसके अलावा हम राजधानी और दरबार के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट होगा जन आंदोलन के बारे में। चौथा पॉइंट होगा व्यक्तित्व कैसा था, किस तरीके का था महाराजा सुदर्शन शाह का। पांचवा पॉइंट होगा एक कवि के रूप में वो किस तरीके के थे, इस बारे में बात करेंगे। छठा पॉइंट होगा कि राजकवि उनके दरबार में कौन थे। सातवां पॉइंट होगा प्रशासन उनका किस तरीके का था। इसके अलावा भी मैं बात करने वाला हूं जैसे कि भूमिकर के बारे में, उनका ग्रामीण प्रशासन किस तरीके का था, उनके जमाने में भूमिकर किस तरीके से लिया जाता था। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं बीच में ही कर दूंगा महाराजा सुदर्शन शाह के जमाने में, क्योंकि जब सुदर्शन शाह का शासन था उत्तराखंड पर यानी 1857 के दौर में, तब भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसे हमने नाम दिया 1857 की क्रांति। मैंने तुम्हें लिखाई हो, लिखाई नहीं तुम्हें 1857? कोई बात नहीं, सुन लेना। 1857 की क्रांति के बारे में भी हम बात करने वाले। ठीक है, शुरू करें। तो पहला पॉइंट आज तो हम खत्म कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट महाराजा सुदर्शन शाह का राजधानी के मामले में। देखिए, अगर मैप पे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा मैप पे भी, क्योंकि मैप पे करने पर हमें चीजें बहुत आसान लगती है बेटा, और सामने पर हमें दिखता तो प्रैक्टिकली भी चीजें होती हैं। जरा इस पर भी ध्यान दें। देखो, ये है उत्तराखंड का हिस्सा उस दौर में, और ये तो पूरा आ गया कुमाऊं कमिश्नरी। ये हिस्सा तो कुमाऊं कमिश्नरी हो गया, यानी केसी में यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके अलावा ये वाला हिस्सा जो था, यहाँ पे जो नदी थी, क्या नाम था बेटा नदी? यहाँ पे जो नदी थी उस नदी का नाम था अलकनंदा नदी। क्या था? अलकनंदा नदी। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं अलकनंदा नदी। इसका जो इधर का हिस्सा था ये था टिहरी गढ़वाल। क्या था? हाँ, ये बीच का हिस्सा, इसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया, लेकिन ये पार्ट था कुमाऊं कमिश्नरी का ही पार्ट था। समझे जरा। राजधानी के मामले में बात कर रहे हैं। सुदर्शन शाह ने कहा देखो भाई, तुमने हमारे राज्य का पार्टीशन कर दिया, कोई बात नहीं, अब तो क्या कह सकते, तुम्हारी वजह से राज्य मिला, तुम्हारी बातें चलेंगी, पार्टीशन हो गया। लेकिन यार एक काम करो, यहाँ पौड़ी में श्रीनगर एक जगह पड़ता है अलकनंदा नदी के कोने पर, किनारे पर, मतलब आप इसे समझ सकते हैं अलकनंदा नदी के तट पर एक शहर बसता है जिसका नाम है श्रीनगर। उन्होंने कहा श्रीनगर हमारे पुरखों की राजधानी है, कम से कम तुम इस राजधानी को हमको दे दो। अंग्रेजों ने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम श्रीनगर राजधानी नहीं देंगे। हम जो गढ़वाल वाला, जो ब्रिटिश गढ़वाल है, इसकी राजधानी हम श्रीनगर रखने वाले हैं। इसकी राजधानी क्या करने वाले? श्रीनगर। और तुम चले जाओ भाई, जो तुम्हें हमने राज्य सौंपा है, यानी जो आज का उत्तरकाशी और टिहरी का जो हिस्सा था, वो जो तुम्हें हमने सौंपा है, तुम जाओ और अपने लिए राजधानी ढूंढो। तुम राजधानी कहाँ बसाओगे? चले गए राजधानी ढूंढने के लिए राजा। कल वाले वीडियो में हम थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे टिहरी में एक जगह पड़ती है जहाँ पे आज टिहरी डैम है। वो टिहरी डैम जो है दो नदियों के संगम पर बसा हुआ, भागीरथी और भिलंगना। उसके संगम का नाम कल मैंने भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। उस संगम का नाम था गणेश प्रयाग। क्या है? गणेश प्रयाग। तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर
यहां पर जो है गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग, इसे त्रिहरि भी कहा गया है। क्या कहा गया? त्रिहरि। तो यहाँ गणेश प्रयाग में राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी स्थापित की और राजधानी की स्थापना का जो दिन था वो था 28 दिसंबर को। कब को? 28 दिसंबर 1815 को उन्होंने राजधानी की स्थापना की। कितनी तारीख को? 28 दिसंबर 1815 को। डेट याद रहेगी? ठीक। जब ये राजधानी बनाई तो देखो राजा वैसे क्या है, अभी अगर माना पैसा भी इकट्ठा होगा तो इतनी जल्दी होगा नहीं, राज्य से राजस्व इकट्ठा करेंगे इतनी जल्दी होगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी जब राजधानी बनाई तो छोटे छोटे भवन बनाए, बहुत बड़े बड़े भवन नहीं बने शुरुआत में। राजा के लिए भी बड़ा भवन नहीं था, छोटे छोटे भवनों का निर्माण हुआ। इसी दौर में टिहरी में 18 फरवरी के महीने में, कौन से महीना समय था? 6 फरवरी 1820 को एक ब्रिटिश यात्री थे, उनका नाम क्या था बेटा? मूरक्राफ्ट। वो मूरक्राफ्ट जो है टिहरी की यात्रा पर आई। मूरक्राफ्ट उन्होंने वर्णन किया है मूरक्राफ्ट ने कि राजा और उसके कर्मचारियों के लिए टिहरी में छोटे छोटे भवन बने हुए थे। ठीक है, तो कई बार पूछा जा सकता है कि मूरक्राफ्ट जो ब्रिटिश यात्री था उन्होंने जो है टिहरी की यात्रा कब की, तो आपको उत्तर होना चाहिए 6 फरवरी 1820 को उन्होंने यात्रा की। और उन्होंने अपनी यात्रा में कहा कि जो है सुदर्शन शाह जब राजधानी बना रहे थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े भवनों का निर्माण नहीं किया, शुरुआत में अपने लिए छोटे छोटे भवनों का निर्माण किया। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? अच्छा, आइए आगे बढ़े। अब आप बात करते हैं कि सर दरबार की बात है। देखो अभी तुमने सुना होगा कुछ समय पहले तक टिहरी में नाम देते थे कि जहां राजा रहा करता था उसे पुराना दरबार कहते थे। पुराना इसलिए क्योंकि बाद का दरबार फिर इधर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, प्रताप नगर की तरफ शिफ्ट हुए, बाद में फिर नरेंद्र नगर की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो टिहरी में राजा ने अपने लिए दरबार बनाना शुरू किया, यानी एक भवन बनाना शुरू किया जिसे आप दरबार भवन कहते थे। तो जब दरबार भवन की शुरुआत जो हुई वो हुई 1848 में। कब हुई बेटा? 1848 में इसकी शुरुआत। और कब तक बनता रहा ये जल्दी बताओ तो? 1878 तक ये भवन बनता रहा। 1848 में शुरुआत हुई और 1878 एक भवन लगातार जो है बनता रहा। और उसके बाद ये सुनना जरा, महाराजा सुदर्शन शाह से लेकर के और प्रताप शाह तक के राजाओं का निवास स्थान रहा। बाद में प्रताप शाह अपनी राजधानी प्रतापनगर लेके गए थे तो उसके बाद जो है उनका निवास स्थान चेंज हो गया था, इसीलिए इस दरबार को उस दौर में फिर क्या कहा गया? पुराना दरबार कहा गया। क्या ये बात समझ में आई है? दरबार वाला टॉपिक क्लियर हुआ? ठीक। अब आइए अगला पॉइंट वाओ बेटा। देखो मैं पॉइंट वाइज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम फालतू बात ना करें। देखो तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं। आज का तीसरा पॉइंट हमारा जन आंदोलन। भाई राजा सुदर्शन शाह के जमाने में जन आंदोलन किस तरीके के? देखो जरा, सुदर्शन शाह के जमाने में एक जन आंदोलन बहुत प्रसिद्ध रहे, उनका नाम है रवाई सकलाना आंदोलन। क्या नाम है बेटा? रवाई सकलाना आंदोलन। एक इस तरफ कर देते हैं सकलाना आंदोलन और दूसरा तरफ हम कर देते हैं रवाई आंदोलन। ठीक है, रवाई आंदोलन। ठीक है, अच्छा सकलाना और रवाई के बारे में जब बात करते हैं, यहाँ आंदोलन क्यों हुए, इसका क्या कारण था, उसमें बात करते हैं। पर उससे पहले सुनना, टिहरी में एक पट्टी पड़ती सकलाना पट्टी और एक पट्टी पड़ती थी रवाई पट्टी। रवाई जौनपुर तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। और ये जन आंदोलन जो हुए वो है 1835 के दौर में। कब हुए बेटा? 1835 के दौर में ये जन आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर हुए। एक्चुअली हुआ क्या, सकलाना में 2 मुआफीदार हुआ करते थे। अब ये मुआफीदार क्या होता है सुनना थोड़ा। अंग्रेजों के जमाने में जो है बेटा, जो जागीरें लोगों को मिलती थी ना, वो 2 तरीके से मिलती थी। एक तरीके था कि आपको रौत के रूप में जागीर मिल रही है, चाहे आप राजा के दौर में भी देखोगे तो रौत के रूप में जागीर मिल रही है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम। रौत क्या होता है? जैसे किसी ने कोई वीरता वाला काम कर दिया, अब वीरता वाला काम करने के बदले उसको जागीर दी जा रही, उसे कहा जाता था रौत की जागीर। क्या कहा जाता है? रौत। एक होता है मुआफीदार की जागीर। मुआफीदार की जागीर क्या होती थी कि किसी विशेष काम करने वाले व्यक्ति को या अंग्रेजों की तरफ से, राजा की तरफ से किसी बड़े क्षेत्र का जो है कर वसूलने के लिए जब किसी बंदे को रखा जाता था, किसी बड़े जागीर का कर वसूलने के लिए जब किसी बंदे को रखा जाता था तो उसे कहा जाता था मुआफीदार। क्या कहा जाता था? मुआफीदार। यहाँ सकलाना और रवाई में अलग अलग मुआफीदार थे जो जनता का शोषण कर रहे थे। सकलाना में 2 मुआफीदार थे, इनके नाम बताओ दो। पहला नंबर थे शिवराम। क्या था बेटा? शिवराम। और दूसरा था काशीराम। काशीराम। ये 2 यहाँ मुआफीदार थे। और यहाँ रवाई में जो मुआफीदार था उसका नाम था गोविंद सिंह बिष्ट। क्या नाम था बेटा? गोविंद सिंह बिष्ट। ये लोग क्या करते, इनका काम था कि भाई जनता से क्या करें, टैक्स वसूले, है ना।
अब ये लोग जनता से टैक्स वसूलते, मगर कैसा बोलते थे, जबरन वसूलते, जबरदस्ती, और ऊंची मात्रा में टैक्स वसूलते, क्योंकि राजा ने तो फिक्स किया हुआ है या कंपनी सरकार ने फिक्स किया हुआ है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती टैक्स वसूलते थे। और कौन से टैक्स वसूलते थे? उस टैक्स का नाम था बेटा तिहाड़ टैक्स वसूलते थे। कौन सा टैक्स? तिहाड़ टैक्स वसूलते थे। पेपर में पूछा गया तिहाड़ टैक्स के बारे में, ठीक है, तिहाड़ टैक्स वसूलते थे। ये टैक्स इतना ज्यादा ये वसूलने लगे और जबरन जो है जनता को वसूलने लगे, तो जनता बहुत परेशान हो गई, जनता का शोषण करने लगी। फिर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था बद्रीदत्त असवाल। क्या नाम था? बद्रीदत्त असवाल। असवाल, इनके नेतृत्व में जनता ने जो है भारी आंदोलन किया, भारी जन आंदोलन किया। जन आंदोलनों को उत्तराखंड इतिहास में कई जगह ढांडक कहा गया। क्या कहा गया? ढांडक। याद रखना, ये शब्द नया शब्द सुना रहा हूं तुमको, ढांडक नाम कहा गया। तो जो है बद्रीदत्त असवाल के नेतृत्व में जो है बहुत बड़े लेवल पर जनता ने आंदोलन किया। दौर है 1835 का दौर। एक्चुअली कारण क्या था कि जो ये माफीदार थे, जो माफीदार नहीं सॉरी, जो ये मुआफीदार थे, मैं इनका नाम लिख लेता हूं कैसे, मुआफीदार। क्या बोलते थे? मुआफीदार। ये अपने आप को राज्य में राजा से ऊंचा समझने लगे थे। ये सोचते थे कि हमसे बढ़कर कोई नहीं। एक्चुअली में राजा को इनको हैंडल करने की पावर नहीं दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ कि ये अंग्रेजों द्वारा चुने गए लोग होते थे जो विभिन्न जागीरों से जो है टैक्स इकट्ठा करते थे। तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं जो है राजा से ऊंचा समझने लग गए थे, तो अपनी मनमानी करने लगे थे। 1835 में, उसी दौर में 1835 में ब्रिटिश सरकार से एक फैसला आया, यहाँ कुमाऊं कमिश्नरी से एक फैसला आया, और इस फैसले में कहा गया कि राज्य में राजा ही सर्वोच्च है। क्या कहा गया? राज्य में राजा ही सर्वोच्च है, और चाहे कोई मुआफीदार है, चाहे कोई भी व्यक्ति है। यानी मुआफीदारों के लिए बारे में कहा गया कि मुआफीदार जो है राज्य में राजा से बड़े नहीं है। राजा जब चाहे तब मुआफीदारों के पद को समाप्त कर सकता है, उनकी सेवाएं समाप्त कर सकता है और उनकी जागीरों को छीन सकता है। किसे ये पावर देगी? राजा को। जैसे ही राजा को पावर मिल गई, ये लोग सब ठंडे पड़ गए। क्यों? अब उन्हें लग गया अगर हमने कुछ गड़बड़ किया तो राजा हमें हटा देगा और हमारी जागीरें छीन देगा। तो 1835 का जो कंपनी का जो इतना महत्वपूर्ण कानून आया, जो अधिनियम आया, उसकी वजह से राज्य में इतने बड़े लेवल पर जो जन आंदोलन हुआ था, सकलानो और रवाई में, ये आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करते बेटा। इस तरीके का व्यक्तित्व था। देखो ऐसा ना, कोई भी आदमी, देख भगवान राम है बेटा, भगवान राम को नहीं छोड़ा है, भगवान राम को नहीं छोड़ा। लास्ट में माता सीता पर क्या अभियोग नहीं लगाए गए जब माता सीता है, तो ये क्या है। लेकिन देखो, इनकी बुराई भी करेंगे और अच्छाई। मैंने कुछ, जिन लोगों ने इनको अच्छाई की बात करी उनके बारे में बात करेंगे, जिन्होंने इनको बुराई की बात करी उनके बारे में बात करेंगे। जरा ध्यान रखना बेटा, व्यक्तित्व के बारे में। कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ पर इनकी बड़ी आस्था थी। क्या थी? भगवान बद्रीनाथ पर इनकी बड़ी, भगवान बद्रीनाथ के बड़े भक्त थे, इसलिए इन्हें एक नाम दिया जाता है, बोलांदा बद्री। क्या नाम दिया जाता है? बोलांदा बद्री। ठीक है बेटा, क्या कहा जाता है? बोलांदा बद्री। एक बहुत प्रसिद्ध इनके दरबार में एक विद्वान है, उनका नाम था भजन राम। क्या नाम था? भजन राम। भजन राम ने इनके लिए क्या कहा होगा, कोई बता सकता है? लिखा है मैंने ये चीजें? नहीं लिखा है। भजन राम ने इनके लिए कहा दृढ़ वचन वाला राजा। क्या कहा? दृढ़ वचन वाला राजा। क्या कहा कि ये जो था, ये दृढ़ वचन वाला राजा था, यानी जो बात बोल दी है वो बिल्कुल बोल दी, इससे अपने वचन पे अटकने हटने वाले नहीं। जैसे भगवान राम के दरबार में, राम के जो वंशज लोग थे, भगवान राम, उनके पिताजी, सभी लोग, उन्होंने अपनी जो वचन दे दिया वो दे दिया, उससे मुकरते नहीं थे। इसीलिए नाम सुना होगा ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। वचन के इतने पक्के। उसी तरीके से महाराजा सुदर्शन शाह, उनके विद्वान भजन राम ने उन्हें कहा कि दृढ़ वचन वाले राजा थे। उन्हें एक और नाम दिया गया, बोलांदा बद्री। क्या नाम दिया गया? बोलांदा बद्री। एक और जरा सुनना थोड़ा। इनके राजकवि के रूप में एक व्यक्ति काम कर रहे थे, जिनका नाम था, क्या नाम था? अरे नहीं, तो मोला नाम नहीं थे इनके राजकवि, हैं? हरिदत्त शर्मा। बहुत अच्छी बात है। इनके राजकवि के रूप में काम कर रहे थे हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा इनके राजकवि थे, और इन्होंने एक प्रशस्ति लिखी, बाड़ाहाट प्रशस्ति। क्या लिखी बेटा? बाड़ाहाट प्रशस्ति। अच्छा, प्रशस्ति क्या होती है? मैंने कल भी शायद बात करी होगी। प्रशस्ति ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें किसी राजा की वीरता की कहानियों के बारे में लिखा होता है, वीरता के बारे में बढ़ चढ़ के लिखा होता है, इसे प्रशस्ति कहा जाता है। इनके दरबारी कवि थे हरिदत्त शर्मा। उन्होंने बाड़ाहाट प्रशस्ति में
सुदर्शन शाह के लिए कहा ये कलाविदों का शिरोमणि है। क्या है? कलाविदों का शिरोमणि, यानी कला के जो लोग हैं उनमें सबसे ऊपर है वो, उनको बड़ा सम्मान देते हैं, तो कलाविदों का शिरोमणि कहा। अभी तक से तारीफ सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? क्या नाम दिया गया? बोलांदा बद्री। भजन राम ने क्या कहा? दृढ़ वचन वाला राजा। हरिदत्त शर्मा ने बड़ा हाथ प्रशस्ति में क्या कहा? कलाविदों का शिरोमणि कहा। ये व्यक्तित्व है उनका। क्लियर है? अभी तक ये तारीफ हुई। अब बुराई सुनो थोड़ा। देखो, बुराई करने वाला व्यक्ति है उनके दरबार का चित्रकार। क्या कहा बेटा मैंने? उनके दरबार का चित्रकार। और उनके दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, उसका नाम है बेटा मौला राम तोमर। क्या नाम है रे? मौला राम तोमर। इन्होंने सुदर्शन शाह पे एक कविता लिखी जिसका नाम है सुदर्शन दर्शन। क्या नाम है बेटा? सुदर्शन दर्शन। ये लिखा कि नहीं? और सुदर्शन दर्शन में उन्होंने, मौला राम तोमर ने सुदर्शन शाह को क्या कहा पता आपको? उन्होंने कहा ये सूम राजा है। सूम, सूम का मतलब होता है कंजूस। कैसा राजा है? दोबारा सुनना जरा, कैसा राजा है? सूम राजा है। सोम का मतलब होता है कंजूस, कृपण। सोम का उल्टा दाता। हिंदी में जब विलोम शब्द पढ़ते सोम का मतलब दाता, तो उल्टा सॉरी, तो सोम राजा है। कई जगह उन्होंने लिखा है कृपण राजा, वही वह कृपण मैंने कंजूस में आता है, कृपण राजा। अब ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा मौला राम तोमर पर, उनको पैसा वैसा नहीं दिया होगा तो उसे बुराइयां कर दी। तीसरे ने कृपण मैंने कंजूस राजा, और तीसरा में कहा ये खसिया राजा है। क्या है बेटा? खसिया राजा। देखो, खस हमारे देश, हमारे उत्तराखंड में एक जनजाति हुआ करती थी, निर्जाति थी वो। बाद में लोगों ने जैसे किसी को बोले तू खस है तो बहुत बुरा मानते थे लोग, समझ रहे कि नहीं? तो कहा खसिया राजा। बुराई किसने की? मौला राम तोमर ने। क्या क्या कहा? सुदर्शन दर्शन कविता में उन्होंने कहा ये सोम है, ये कृपण है और ये खसिया राजा है। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलो। ठीक है, आइए अब आप बात करते हैं राजकवि। राजकवि की हमने बात कर दी है। राजकवि के बारे में हमने कहा कि हरिदत्त शर्मा उनके राजकवि थे और उन्होंने एक प्रशस्ति लिखी जिसका नाम क्या था? बाड़ाहाट प्रशस्ति। बहुत अच्छे, साथ साथ बोला करो तो मैं समझा रहा मैंने अच्छे से। अच्छा, अगर इनके राजकवि के बाद इनके प्रशासन पे आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इनके चित्रकार के बारे में बात करते हैं कि इनके दरबार में चित्रकार कौन थे। इनके दरबार में जो चित्रकार थे, एक तो अभी हमने कह दिया मौला राम तोमर। क्या नाम था बेटा? मौला राम तोमर। ठीक है, बहुत बढ़िया, मौला राम तोमर। और दूसरे इनके दरबार में जो चित्रकार, उनका नाम क्या था बेटा? चैतू। बिल्कुल, चैतू। और तीसरे नंबर पे क्या था बेटा? माणको। बाद में इनके बारे में बात करेंगे, चैतू और माणको के बारे में, फिलहाल आप समझ लो। तो मौला राम के दरबार में तीन मुख्य चित्रकार थे। पहला नाम क्या था? मौला राम तोमर, सुदर्शन शाह के दरबार में, सॉरी। दूसरे और तीसरे माणको। तो ये हमने प्रमुख चित्रकारों के मामले में बात कर ली। क्या समझ में आ रही बात है? ठीक है, एक बात और कर लेते बेटा, जरा रुक जाओ, जरा एक बात और कर लेते हैं। सुदर्शन शाह के जब दौर था, जब उनका शासन का दौर था, उस दौर में भारत में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी और उस घटना का नाम है 1857 का विद्रोह। क्या नाम है बेटा? 1857 का विद्रोह। एक एक बात को समझना बेटा। 1857 का विद्रोह, यह एक सिपाही विद्रोह था और अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर जो है सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसे नाम दिया गया 1857 का विद्रोह। बाद में आम जनता भी इसमें शामिल हुई। बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह 1857, इंग्लिश में 1857 का रिवोल्ट आप इसे नाम देंगे। इस विद्रोह के दौर में उत्तराखंड में, खासकर गढ़वाल वाले क्षेत्र में राजा कौन है? सुदर्शन शाह। सब जगह अंग्रेजों का विरोध हो रहा, मगर टिहरी राजशाही में उसका विरोध नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि राजा को राज्य ही अंग्रेजों की वजह से मिला हुआ, तो विरोध क्यों करे? विरोध छोड़ो, सुदर्शन शाह ने समर्थन किया। कैसा समर्थन किया? पैसा दिया, पैसा, आर्थिक सहायता दी। किसको? अंग्रेजों को। और सैनिक सहायता दी अंग्रेजों को। तो जब 1857 का विद्रोह का दमन कर दिया अंग्रेजों ने, पूरी तरीके से जब दमन कर दिया, तो अब उसको पुरस्कार मिलेगा। किसको? सुदर्शन शाह को। किसकी तरफ से पुरस्कार मिलेगा? अंग्रेजों की तरफ से पुरस्कार। और अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को पुरस्कार के रूप में कौन सा जनपद दिया? बिजनौर वाला क्षेत्र दिया, बिजनौर जनपद दे दिया। बिजनौर यूपी का जो हिस्सा है, बिजनौर जनपद दे दिया। अब ये जनपद जब दिया तो सुदर्शन से कहा, भैया मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ नीचे इधर तरफ जो है यूपी की तरफ बिजनौर पड़ गया, यहाँ मैं हूं, यार मुझे बिजनौर मत दो। अगर आप मुझे पुरस्कार के रूप में देना चाह रहे हो, या तुम एक तो मुझे देहरादून दे दो,
और दूसरा जो ब्रिटिश गढ़वाल वाला जो हिस्सा है इसको आप मुझे दे दो। अंग्रेजों ने कहा भाई इतना तो नहीं दे सकते हम, चाहिए तो बिजनौर वाला हिस्सा रख दो और नहीं चाहिए तो भैया नहीं चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो कौन सा दिया उन्होंने पुरस्कार के रूप में? बिजनौर जनपद। और राजा कौन सा जनपद मांग रहा था? देहरादून जनपद मांगा था, और साथ ही साथ पूर्वी गढ़वाल का जो हिस्सा उसको भी राजा मांग रहा था। क्या क्लियर हुई बात? बोलो भाई। ठीक है, अब आइए 7th पॉइंट पर कि सुदर्शन शाह के जमाने में प्रशासन किस तरीके का था, उस पर आइए। प्रशासन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा भूमि कर के। क्या बोला मैंने? भूमि कर। सुदर्शन शाह के जमाने में जो भूमि कर था बेटा वो दो तरीके से लिया जा रहा था। जरा सुनना थोड़ा, दो तरीके से भूमि कर लिया जा रहा था। पहला नगद लिया जा रहा था, सॉरी उल्टा कर लेते हैं, पहले अन्न के रूप में लिया जा रहा था, यानी अन्नादि के रूप में लिया जा रहा था, और दूसरा पॉइंट लिया जा रहा था नगद के रूप में। ठीक है, अन्न के रूप में टोटल प्रोडक्शन, कोई भी किसान जितने भी उसका उत्पादन हो रहा है उसका 1/8 भाग राजा को देना होता है। 1/8 भाग आप समझ तो नहीं? बोलो। यानी अगर 100 क्विंटल उसने पैदा किया तो उसको 100 × 1/8 आपको निकाल करके जितना बनता है उतना राजा को देना पड़ेगा। और नगद के रूप में जो राजा लेता था बेटा, अगर आप, अच्छा नगद कैसे लेगा भाई? आपने क्या क्या प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन के अपने आप बेच दिया, बेच के पैसा इकट्ठा किया, आपने कहा भाई हम नगद देंगे, अन्न के रूप में नहीं देंगे, तो नगद का कितना पैसा देगा? तो नगद का देगा बेटा 7/8% जो है वो नगद के रूप में भूमि से कर लेता था। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। अच्छा, अब ये राजस्व इकट्ठा करने का काम कौन करता था? तो राजस्व इकट्ठा करने का काम करता था कमीण। कौन करता था बेटा? कमीण नामक अधिकारी जो हुआ करते थे वो राजस्व इकट्ठा करने का काम करते थे। क्या कमीण नहीं बोलेंगे उन्हें, सॉरी जरा, सॉरी थोड़ा इसे सही कर दो, कमीण नहीं, इन्हें कामदार बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कामदार। थोड़ा मुझसे मिसप्रिंट हो रहा है, थोड़ा वो हो रहा है, तो उन्हें कहेंगे कामदार। तो राजस्व वसूलने का जो काम करेंगे वो करेंगे बेटा कामदार। कौन करेंगे जल्दी बताओ दो? कामदार करेंगे। ठीक है, बोलो क्लियर हुई बात? अच्छा, एक चीज और बात कर देते कि ग्राम प्रशासन की क्या स्थिति थी, ग्रामों में किस तरीके का था। एक तो छोटा सा राज्य था, राज्य पट्टियों में विभाजित था, उसके बाद गांवों में विभाजित। गांवों का जो प्रमुख होता था उसे मैं थोड़ा इसीलिए ऊपर नीचे कर गया था, जो गांवों का प्रमुख होता था उसे कहा जाता था कमीण। क्या कहा जाता बेटा? एक कई जगह उसे नाम दिया गया सयाना। क्या कहा गया? सयाना। तो इस तरीके का जो है प्रशासन था किसका? सुदर्शन शाह का। क्लियर हुई बात? तो आज हमने सुदर्शन शाह पर एक एक पॉइंट पर बात की है, एक एक चीजों पर हमने अच्छे तरीके से बात की है, और मुझे विश्वास है कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। परीक्षाओं की दृष्टि से सुदर्शन शाह से संबंधित जो भी प्रश्न आ सकते हैं उन प्रश्नों पर हम बात कर चुके हैं, है ना। अब एक काम करेंगे, आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सुदर्शन शाह से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो कि शायद 15-20 नंबर से ऊपर होगा, और वो जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो तुम रेडी हो वो प्रैक्टिस सेट करने के लिए भी और इस टॉपिक को भी समझने के लिए? कोई दिक्कत है किसी को? कुछ पूछना है? ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।